देखो क्या है कोलराज लॉ क्या बोलता है? कोलराज लॉ स्टेट दैट एट टाइम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल आयन। मतलब हमें मोलर कंडक्टिविटी देखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो देखो ये क्या है, लेमडा एम है। किस कब? लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू होगा v प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन v माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन वेयर v प्लस एंड v माइनस क्या है, आर द नंबर ऑफ कैटायन। v प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन कितना होगा, और नंबर ऑफ एनायन v माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायन। फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। और लेमडा प्लस क्या है हमारा, और लेमडा माइनस इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली। द यूज ऑफ एवर इक्वेशन इन एक्सप्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इलिस्ट्रेटेड। देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी है, और एनायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, ठीक है। और उसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा, जैसे मान लो कैटायन एक आया तो एक लिखेंगे, कैटायन दो आया तो दो लिखेंगे, एनायन एक आया तो एक लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट क्या, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू v प्लस, मतलब कैटायन का क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, और क्या होगा, माइनस एनायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यही कोलराज लॉ है, इस पे हम लोग सवाल करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा तो सवाल करेंगे तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सप्रेस। अगर HCl को हम लोग ब्रेक करें तो क्या होगा, HCl को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो इसमें एक कैटायन एक एनायन है, तो कैटायन कितना है, एक है, एनायन कितना है, एक है। तो V प्लस की जगह पर एक हो जाएगा, V माइनस की जगह पर एक हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो लेमडा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, मतलब क्या HCl का मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, तो क्या होगा V H प्लस और लेमडा H प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस V Cl माइनस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। क्या होगा, लेमडा H Cl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आएगा, V के जगह पर वन आएगा, इनटू लेमडा H प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस V Cl माइनस की जगह पर भी वन आएगा, लेमडा Cl माइनस पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लेमडा H प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लेमडा Cl माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अगर पूछा जाएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl निकालना है तो H प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस Cl माइनस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऊपर जो इनफाइनाइट लिखा हुआ है ना, यही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अगला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। कोलराज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, सम टिपिकल एप्लीकेशन फॉर कोलराज लॉ आर डिस्क्राइब बिलो। देखो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं वो देखना। The molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution cannot be determined by the extrapolation method, ठीक है, जो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं वैसे नहीं निकाल सकते। However, infinite dilution of molar conductive value for a weak electrolyte can be determined by the using Kohlraasch equation से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ठीक है, इसका निकालना है। ओके क्या किया गया है, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COON, ठीक है, N रखा है, हमें H चाहिए ना, CH3COOH एसिटिक एसिड है तो H चाहिए। देखो प्लस करेंगे NaCl को, सॉरी HCl को,
देखो HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों प्लस होगा, क्या होगा इसमें से देखो होता क्या है, ये H प्लस यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये H प्लस यहाँ चला गया, ये सोडियम और ये क्लोरीन साथ में मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इससे निकल जाएगा, तो लिम्डा NaCl इस कंपाउंड से बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3COOH बचेगा और साथ में NaCl बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सवाल पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग सवाल करेंगे ना तो वहां पे बहुत बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा निकालना होता है, ठीक है। देखो द कोलराज लॉ कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो कैसे निकालना है, सिंपल, इफ लेमडा एमसी क्या है, ये है हमारा, ध्यान से समझना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। देखो इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, देखो सी लिखा है ऊपर, एंड लेमडा एम, मतलब लेमडा एम और ऊपर इनफाइनाइट लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों को रेशियो कर देंगे तो निकल जाएगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज गिवन बाय द अल्फा, देखो अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या हो गया हमारा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दो एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए, कोलराज लॉ भी पढ़ लिए। कोलराज लॉ का ये डिफिनेशन कभी कभी आता है, देखो क्या लिखा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है, सम करना है, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल आयन, इसको क्या बोलते हैं, कोलराज लॉ। तो कोलराज लॉ का डिफिनेशन कभी पूछा जाता है, देखो ओके आगे क्या लिखा है, देखो दस नोइंग वैल्यू ऑफ लेमडा एमसी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं, क्या लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एंड लेमडा एमसी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फ्रॉम द कोलराज इक्वेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइन, मतलब आयोनाइजेशन हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर पता हो तो हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे पूरा का पूरा सवाल करेंगे। ओके पिछला जो लेक्चर था उसका भी सवाल इसी में है, और कोलराज लॉ का थोड़ा सा जो टॉपिक है कोलराज लॉ उसका भी सवाल इसी पे होगा, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब कौन से फैक्टर पे कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, तो देखो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे करता है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों में इंक्रीज होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी, और टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर, यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पे कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ द दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट सवाल देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नाइट्रिक एसिड, 0.1 मोलैलिटी नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, ठीक है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लेमडा एम इक्वल टू होता है के इंटू 1000 इंटू मोलैलिटी, ठीक है। के का वैल्यू दिया है 6.3 इंटू 10⁻⁻², और इधर क्या हो जाएगा 10⁻3, और मोलैलिटी दिया है 0.1, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻+4, तो आ जाएगा कितना 6.3 इंटू 10⁻², तो कितना आ जाएगा
630 क्या आएगा हमारा लेमडा, और लेमडा एम क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है, ओम माइनस सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल का इनवर्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 1 नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, ओके ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो डाइल्यूशन तो बढ़ेगा, ठीक है, डाइल्यूशन से बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो कुछ बचा रहता है, तो जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अचानक से कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएटेड रहता है। तो जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो थोड़ा सा दूर जाता है, और जो कंडक्टिविटी है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो यही लिखा हुआ है क्या, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन स्लाइटली, मतलब अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा थोड़ा सा, डिक्रीज तो कर ही नहीं सकता। डज नॉट चेंज, मतलब डाइल्यूशन से चेंज तो होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज गलत हो गया। डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग इस पे बात किए थे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, क्या लिखा है, इफ x इज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, x को क्या बोला गया है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, ठीक है। ओके, क्या लिखना है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी या कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इक्वल टू 1/रेसिस्टिविटी, 1/रेसिस्टिविटी को ही रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों सेम है, देखो यहां लिख देते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, उसी का नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कप्पा इक्वल टू होता है, मतलब कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/रेसिस्टिविटी, तो x हो गया। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, कप्पा के जगह पर है हमारा 1/x इंटू 1000/m, तो एक्चुअली में आंसर आ गया 1000/m इंटू एक्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग रो बोलते हैं उसी का नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या 1/ क्या, रेसिस्टिविटी। तो ये बेसिक जरूर याद रखना जो हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, क्या लिखा है, कंडक्टिविटी यूनिट साइमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया of the vessel and concentration of the solution in it and inversely proportional to the length of the vessel, then unit constant is proportional। देखो सिंपल समझना, यहाँ पे कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। फिर से एक बार देखो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी जिसका यूनिट साइमन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो लिख लो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन भी है, मतलब मोलैरिटी ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ भी है। अब बोला है जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, ठीक है। अब उस कांस्टेंट का हमें यूनिट बताना है, क्या, उस कांस्टेंट का यूनिट। तो देखो कंडक्टिविटी कांस्टेंट हटा के एक सी दे देंगे, ठीक है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। ओके, कंडक्टिविटी का हमें यूनिट साइमन पता है, ठीक है, सी हमारा कांस्टेंट है जिसका यूनिट निकालना है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर पे क्यूब, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। देखो अब S इक्वल टू सी एम स्क्वायर
ऊपर हो गया हमारा मोल, क्या नीचे लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, है ना, टोटल एम पे पावर 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा देखो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म आया है उसको लिख सकते हैं साइमन मीटर का स्क्वायर, और मोल नीचे आ जाएगा, तो मोल नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं मोल पे पावर -1। मतलब ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये एक जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका यूनिट क्या आया, इसका यूनिट आ गया हमारा साइमन मीटर पे स्क्वायर और मोल पे पावर -1, मोल पे पावर -1। देखो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो ध्यान से क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, इफ वन एंड ऑफ द पीस ऑफ मेटल, क्या है पीस ऑफ मेटल है, उसको हीट किए, वन एंड ऑफ द पीस ऑफ मेटल को हीट किए, द अदर एंड बिकम हॉट, दूसरा एंड जो है वो भी हॉट हो गया, मतलब वो भी हीट हो गया सम टाइम, कुछ समय के बाद। ये किस लिए होता है, ये क्यों होता है? तो ये होता है जो इलेक्ट्रॉन है उस मेटल के अंदर, वो एक साइड से दूसरी तरफ मूव करेगा, मतलब जिस साइड हीट किए हैं उस साइड का इलेक्ट्रॉन हीट है, मतलब उसके अंदर एनर्जी है, वो क्या करेगा दूसरे साइड चला जाएगा, तो दूसरे साइड भी क्या होगा हमारा हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो क्या होगा, इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसके वजह से क्या होता है, अदर एंड बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आयन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मेटल के अंदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अगर मान लो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात किया जाए, ठीक है, अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो क्या होगा, वीक जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो अगर अगर लिखा जाए कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, तो ये तो सही है एकदम, एक तो ये ऑप्शन सही है। पर डाइल्यूशन जितना ज्यादा करते हैं उतना ही कंडक्टिविटी बढ़ता है ना। पर एक समय के बाद आप बहुत सारा भी डाइल्यूशन करेंगे फिर भी क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा नंबर ऑफ आयन क्या है, टूट चुका है, और सारा नंबर ऑफ आयन उस सॉल्यूशन में आ चुका है। तो नंबर ऑफ आयन जब तक बढ़ेगा तब तक ही कंडक्टिविटी बढ़ेगा, चाहे आप डाइल्यूशन करें या ना करें। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे सही आंसर अगर चूज करना हो तो वो होगा नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके लिए सही होगा, ये सही होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसका अलग ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज टू नंबर ऑफ आयन। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर दिए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ आयन सही होगा। ठीक है, अब अगर नीट में सवाल आया तो बिल्कुल इस तरह से लिखा रहेगा। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, द इंक्रीज ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है के इंटू 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, मतलब बोला गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें बढ़ाना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज। डाइल्यूशन करने पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब बढ़ेगा, जब कप्पा बढ़ेगा। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है, सिंपल सोचो, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे बढ़ता है जब नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। ध्यान से समझना, अगर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है हमारा डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। तो नंबर ऑफ आयन कब बढ़ेगा, जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। मतलब जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है वो टूटेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, मतलब आयोनाइज हो रहा, मतलब अलग अलग हो रहा आयन। तो अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारा बढ़ रहा, क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, degree of ionization of the electrolyte अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारा कप्पा मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्यों, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने पे हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ता है ना। नंबर्स ऑफ आयन बढ़ेगा और नंबर्स ऑफ आयन बढ़ेगा तो क्या होगा,
हमारा कप्पा बढ़ेगा, और कप्पा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने पे क्या होता है, नंबर्स ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, नंबर्स ऑफ आयन बढ़ गया मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गया मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, देखो ये फ्यूज NaCl है, NaCl फ्यूज्ड है मतलब ये सॉल्यूशन में टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो देखो आयन मिल गया ना, क्या मिला, आयन मिल गया। तो आयन मिल गया, दो आयन है, तो ये क्या करेगा, आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसमें भी कोई आयन नहीं है, इसमें भी कोई आयन नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके पास कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट कंपाउंड है, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड आयंस में टूटेगा, इस आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो आंसर होगा ये हमारा, ये तीनों एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास फ्री आयन नहीं होता है। पर NaCl फ्यूज स्टेट में क्या होगा, आयन देगा और उस आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ओके ओके, एक एनसीईआरटी का सवाल है, लिखा हुआ था इसमें, यहाँ पे नहीं है, इनऑर्गेनिक में लिखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, देखो ये क्या है, पोटाशियम, ये क्या है, डायमंड, कार्बन का ही डायमंड बना होता है, ये हमारा सोडियम है, और ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन का ही फॉर्म होता है। बट पोटाशियम नॉर्मली एकदम नॉर्मल स्टेट या नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सोडियम भी नहीं करता है और डायमंड भी नहीं करता। बट ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक कार्बन का नहीं बना होता है, बहुत सारे कार्बन का बना होता है। होता क्या है कि ग्रेफाइट जब बनता है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। जब पढ़ोगे ना ये कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। बट डायमंड का भी स्ट्रक्चर होता है, बट डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता है, जिसके वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। बट ग्रेफाइट कार्बन का ही कंपाउंड होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। देखो डायरेक्ट नोट से सवाल आया है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब लेमडा ई का कंडक्टिव निकालना है। देखो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 1000 इंटू नॉर्मेलिटी होता है ना, नॉर्मेलिटी। ओके देखो लेमडा ई कंडक्टिविटी का यूनिट, या तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है, या आप इसको साइमन लिखें, या साइमन को हम लोग लिखते हैं ओम पे पावर -1 और सेंटीमीटर पे पावर -1, ये दो चीज़ होता है। तो हम लोग ओम पे पावर -1 लेके चलते हैं, तो ओम पे पावर -1 और क्या होगा, सेंटीमीटर पे पावर -1। 1000 का कोई यूनिट नहीं होता है। नॉर्मेलिटी का क्या यूनिट होगा, नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखे हैं देखो, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, लेमडा ई इक्वल टू क्या आ गया, ओम, ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर पे पावर -1, नीचे हो जाएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर अगर दिया है तो सेंटीमीटर पे पावर क्यों हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर पे पावर 3। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर पे पावर 3 है, यहाँ पे -1 है, तो क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर, और ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पे पावर, इसको पूरा लिख देते हैं देखो, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट पे पावर -1। तो ये आ गया क्या हमारा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या, ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर पे पावर स्क्वायर
और ग्राम इक्विवेलेंट पे पावर -1। या तो ये आंसर होगा, या तो साइमन में अगर लिखा रहता तो साइमन में भी हम लोग लिख सकते हैं, बट ओम में आंसर आया है तो ओम में लिखेंगे। इसके बारे में साइमन का यूनिट भी नोट्स में लिखा हुआ है और ओम का भी यूनिट नोट्स में लिखा है, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सारा सवाल खुद बन जाएगा। ठीक है, और बनाने का तरीका भी बता दिए कि फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के बाद सारा यूनिट लिखो, यूनिट के बाद उसको अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी का सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी सवाल है। देखो क्या लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl, क्या लिखा है HCl, ध्यान से देखो, HCl अगर गैसियस फॉर्म में है तो वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द वाटर, अगर वही HCl को वाटर में दे दिया जाए, ये HCl को अगर हम लोग वाटर में दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर में ये टूट जाएगा, H प्लस एंड H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में वाटर पोलर है, HCl भी पोलर है, तो दोनों का आयन अलग हो जाएगा। बट द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों, ऐसा क्यों, तो लिखा है देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन अ वाटर सॉल्यूशन इज आयोनाइज, जैसे ही वाटर में जाने के बाद वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयन में टूट जाएगा, और उसका आयन क्या करेगा, वो आयन हेल्प करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। बट नॉर्मली गैसियस फॉर्म में आयन अलग नहीं होता है, तो आयन अलग नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, नहीं कर सकता है। तो उसको वाटर में डालने के बाद वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयन अलग हो जाएगा, और उसका आयन हेल्प करेगा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है देखने में बड़ा लग रहा सवाल है लेकिन इजी बहुत। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान। ओके, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिफर फ्रॉम द मेटालिक कंडक्शन इन दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो इसके बारे में अच्छे से नोट्स लिखा हुआ है। मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का डिफरेंस, 4-5 डिफरेंस है, उसको एक बार नोट्स में रीड कर लेना। ठीक है क्या होता, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फिर से देख लो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा। बट इन मेटालिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्टेंस में क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये सबसे बेहतर डिफरेंस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला डिफरेंस यही है दोनों में। ठीक है, रेसिस्टेंस का तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटता है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली मेजर। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस, मतलब जैसे समझो NaCl क्या है, NaCl हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में हमें कंडक्टेंस चेक करना है, तो कंडक्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा ना, डिसोसिएट होगा, ठीक है, या डिसोसिएशन होगा, इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होगा तो ये टूट जाएगा, किसमें, Na प्लस आयन में, Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, Cl माइनस आयन में, और यही आयन इसका कंडक्टेंस में हेल्प करेगा। तो जो हम लोग को इसमें मेजर क्या करना है, कंडक्टेंस मेजर करना है। तो कंडक्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर ये आयन डिसोसिएट होगा, इससे आयन बनेगा, इस आयन डिसाइड करेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट में कितना कंडक्टेंस है। तो डायरेक्टली मेजर हम कैसे कर सकते हैं, उसको डिसोसिएशन कर दो, उससे जो आयन बनेगा वही बताएगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कितना है, बस डायरेक्ट सिंपल है।
बस ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, मेटालिक कंडक्टेंस नहीं है। अगर मेटालिक कंडक्टेंस रहता तो वहाँ पे अलग रीजन आता, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट को टूटना जरूरी है। टूटेगा, आयन बनेगा, वो आयन डिसाइड करेगा कि कितना कंडक्टेंस होगा। तो डिसोसिएशन इसका मेन रीजन है कंडक्टेंस होने का। ओके, नेक्स्ट सवाल, विच वन इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नॉट, ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखा है, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो NaCl एक्वस में, एक्वस मतलब क्या, वाटर में है, तो वाटर में क्या होगा, वाटर में ये टूट जाएगा। वाटर में जो है Na+ आयन में टूटेगा और Cl- आयन टूटेगा, ठीक है। ओके, दूसरा है NaCl इन सॉलिड। सॉलिड में ये कभी भी नहीं टूटेगा, जब तक वाटर में नहीं जाएगा तब तक नहीं टूटेगा, तो ये आयन बनाएगा ही नहीं, आयंस फॉर्म नहीं होगा। तो आयंस फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर तो ये हो गया। दूसरा है, तीसरा NaCl इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट क्या होता है? ये भी एक तरह का एक्वस स्टेट ही है, मतलब वाटर में ही डिजॉल्व है, बट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन आयन बनेगा। NaCl इन मोल्टेन स्टेट का मतलब है जो NaCl है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन वाटर है, ऐसा नहीं कि वाटर बिल्कुल नहीं है। तो वाटर है मींस आयन में टूटेगा, आयन में टूटेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये देखो सिल्वर का मेटल है, तो सिल्वर मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट NaCl इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में उसके पास एक भी आयन नहीं होगा फ्री स्टेट में। ये क्या है? फ्री आयन नॉट अवेलेबल, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, NaCl इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटा छोटा सवाल आ जाएगा तो नहीं बनेगा। अभी तो जेई का पेपर देखे हुए बहुत इजी सवाल आया है, तो ऐसा ही छोटा सवाल आएगा और गलती करके आ जाओगे। तो ध्यान रखना, मोल्टेन स्टेट का ये मतलब नहीं होता है कि उसके पास जरा सा भी पानी नहीं है या वाटर नहीं है, मतलब होता है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एक्वस में क्या है, एक्वस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है। देखो अगला सवाल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम सवाल है, ऊपर वाला ही। क्या लिखा है, सॉलिड NaCl। देखो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है, NaCl हमारा किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो NaCl क्या आयन तो होगा, बट वो फ्री मूव नहीं करेगा, सॉलिड में आयन नहीं होता है ना। द आयन प्रेजेंट इन इट, मतलब NaCl में Na+ और Cl- से ही बना है, बट आर नॉट फ्री टू मूव, आयन टूटेगा ही नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं टूटेगा तो वो मूव ही नहीं करेगा। NaCl में Na+ और Cl- आयन से ही बना है, तो सॉलिड स्टेट में वो नहीं टूटेगा, अगर नहीं टूटेगा तो वो मूव नहीं करेगा, तो फ्रीली मूव नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो सॉलिड NaCl क्या होगा, द आयन प्रेजेंट इन इट बट नॉट फ्री टू मूव, मतलब आयन नहीं बनेगा और आयन फ्रीली मूव नहीं करेगा, इसी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन? सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। ओके, अगला सवाल बहुत इजी है। क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम लिखना है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लेमडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। देखो कप्पा सेम है, 1000 सेम है, बट चारों ऑप्शन में मोलैरिटी अलग है, तो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है। ओके, चेक कर लो, इसका मोलारिटी कितना है, इसका मोलारिटी है 1 × 10⁻³ इसका मोलारिटी कितना है 5 × 10⁻³, इसका कितना है 4 × 10⁻³, इसका कितना है 2 × 10⁻³। अगर मानो, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर मोलारिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोलारिटी ज़्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए क्या होगा, हमें मोलैरिटी का मिनिमम वैल्यू लेना होगा, होगा ना, मिनिमम वैल्यू लेना होगा। तो इसमें से चेक करो मिनिमम किसका है, इसमें से मिनिमम देखो 1 × 10⁻³ तो 1 जो है वो कम है और 5 सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम कौन शो करेगा, मैक्सिमम A नंबर शो करेगा और मिनिमम B नंबर शो करेगा, है ना। 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, सॉरी। तो
मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, ए नंबर, और मिनिमम शो करेगा बी नंबर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से ही सवाल करना है। ओके, ये भी नोट्स में लिखाया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखना है। देखो इसमें साइमन के फॉर्म में नहीं है, ओम के फॉर्म में है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। कप्पा का जो यूनिट होता है वो होता है ओम पे पावर, ओम पे पावर -1 और सेंटीमीटर पे पावर -1। ठीक है, 1000 का कोई यूनिट नहीं होगा। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो क्या होगा, ओम पे पावर -1 इंटू सेंटीमीटर पे पावर -1, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर पे पावर 3, और नीचे क्या है हमारा मोल है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर पे पावर मतलब 2 बचेगा, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल पे पावर हो जाएगा -1। तो ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। चेक कर लो, ओम पे पावर -1 ठीक है, सेंटीमीटर पे पावर 2 है ठीक है, और मोल पे पावर -1 है, मतलब सी नंबर हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, गिवन एल बाय ए। एल बाय ए क्या है, सेल कांस्टेंट है, बताए थे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, एल बाय ए को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस दिया है, फिर नॉर्मेलिटी दिया है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा ई निकालना है। तो देखो लेमडा ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब कप्पा क्या होता है, कप्पा इक्वल टू, ध्यान रखना, सेल कांस्टेंट, नहीं सॉरी, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नोट्स में एक बार ध्यान से देखना कि कप्पा का यूनिट 1/r इक्वल टू सेल कांस्टेंट क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सबको याद भी रहता है, ये फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। तो कप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इक्वल टू लिख सकते हो, रेसिस्टेंस कितना दिया, 50 दिया है। सेल कांस्टेंट मतलब एल बाय एरिया, मतलब लेंथ बाय एरिया कितना दिया है, 0.5 दिया है। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 दे दो, कितना हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 10 बच जाएगा। तो कप्पा इक्वल टू हो गया 1/100, कप्पा को यहाँ रख दो। तो लेमडा ई इक्वल टू हो गया 1/100 इंटू नॉर्मेलिटी है हमारा 1000, सॉरी 1000 हो गया, नॉर्मेलिटी हमारा 1 है। तो देखो 2 0 कट गया, तो लेमडा ई इक्वल टू कितना बचा, 10 बचा है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओम पे पावर -1, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ग्राम इक्विवेलेंट पे पावर -1। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू। देखो ठीक है, बस याद रखना कि कप्पा होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है लेंथ बाय एरिया। देखो सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है लेंथ बाय एरिया। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट्स में अच्छा सारा सारा फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से रीड करना। ओके, अगला सवाल देखो, क्या लिखा है, द यूनिट ओम, और यूनिट क्या, ओम -1 किसका होता है। ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखाते हैं। देखो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ठीक है, तो रेसिस्टेंस का आर बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस है तो आर हो गया। तो इसका जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को सी से बताते हैं। ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं सी से। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो सी जो है, पहले देखो, सी इक्वल टू होता है, सी इक्वल टू 1/r। तो क्या होगा, 1/ओम। तो क्या लिख सकते हैं, ओम पे पावर -1। आंसर तो निकल गया कि यूनिट किसका है, कंडक्टेंस का है। ठीक है, ये हो गया, कंडक्टिविटी गलत लिखा हुआ था। ओके, रेसिस्टेंस किसके रिलेशन में है, कंडक्टेंस का साथ रिलेशन में। एक और रिलेशन समझो, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो अगला होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट, नॉर्मली इसका फॉर्मूला समझो, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, ऐसे देखो, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू होगा क्या,
रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, ये हो गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये याद रखना कैसे होता है। दूसरा, उसी के साथ जो दूसरा आता है वो होता है कंडक्टिविटी। देखो, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, टेंस टेंस दोनों साथ में है, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी और वीटी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ठीक है। कंडक्टिविटी इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है कप्पा इक्वल टू 1/रू। तो 1/रू का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/r इंटू एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो एल ऊपर हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज इतना याद रखना कि रेसिस्टेंस कंडक्टेंस कंडक्टेंस के साथ रिलेशन है, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन है, ठीक है। और सबका यूनिट निकालने आना चाहिए, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम मानो तो इसको एकदम रट जाओ, जैसे भी रटना है, ठीक है। ओके, इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे कि रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का दूसरा नाम नहीं होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टेंस ही बोलेंगे, कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस ही बोलेंगे, बट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के दो अलग अलग नाम है। देखो, रेसिस्टेंस जो है किसके साथ रिलेशन में है, सॉरी, रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस के साथ रिलेशन में है, इसलिए रेसिस्टिविटी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के साथ रिलेशन है, उसी तरह कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के साथ रिलेशन आता है, ये इसलिए इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। देखो, क्योंकि ये कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के साथ है तो इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको, इन दोनों नाम को याद रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है। रेसिस्टेंस का एक नाम, कंडक्टेंस का भी एक नाम, रेसिस्टिविटी का एक और नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी का एक और नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये बेसिक बिल्कुल याद होना चाहिए, फॉर्मूला के साथ यूनिट के। देखो, फॉर्मूला याद करोगे, यूनिट खुद ब खुद लिख सकते हो, यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे भूल जाओगे, 100% है कि यूनिट भूला जाता है। देखो, अगला सवाल क्या लिखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा का वैल्यू दिया है, तो कप्पा का वैल्यू क्या होगा, कप्पा का वैल्यू हमें दिया है, देखो, एंड कंडक्टिविटी दिया है, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी, द सेल कांस्टेंट हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। ओके, देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा होता है, तो कप्पा का वैल्यू कितना दिया है, 0.2 ओम पे पावर -1 और सेंटीमीटर पे पावर -1। एंड देखो, कंडक्टिविटी दिया हुआ, यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए थी, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये कंडक्टेंस है, तो ये क्या होगा, कंडक्टेंस है, मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे होगा कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 0.04 है ना, देखो 0.04 ओम पे पावर -1 है, होता है ना, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r होता है, तो r का रेसिस्टेंस ओम, तो ओम क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो देखो, एक फॉर्मूला बताए थे, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ये बताए थे ना, सेल कांस्टेंट टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला कोशिश करना याद करने के लिए। ओके, अभी हम लोग पढ़े हैं कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/r, है ना, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस, तो 1/r के जगह पर कंडक्टेंस लिख सकते हैं, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब देखो, यहाँ पे सबका वैल्यू दिया है, कंडक्टेंस भी दिया है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दिया है, ठीक है, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू होगा कप्पा ऊपर हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। कप्पा का वैल्यू 0.2 दिया है और सी का वैल्यू 0.04 दिया है। देखो, ये दोनों पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 ऊपर है, 100 नीचे ऊपर है, और 4 और नीचे 10, तो 1010, ये क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो देखो, जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो 5 आ रहा, कितना आ रहा, सेल कांस्टेंट 5 आ रहा, तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला ये कप्पा इक्वल टू 1/r इक्वल टू सेल कांस्टेंट, और C इक्वल टू 1/r मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेसिस्टेंस, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, ओके। देखो एक और सवाल क्या बोला है, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस मतलब C एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या 1, मतलब C का वैल्यू भी 1 है और K का वैल्यू भी 1 है। तो बताना है कि सेल कांस्टेंट क्या होगा। अभी पढ़े हैं, देखो कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू होता है 1/रेसिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, तो कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, कप्पा इक्वल टू हो गया C इंटू सेल कांस्टेंट। तो कप्पा और C सब दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट इक्वल टू कप्पा बाई C, दोनों का वैल्यू 1 है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो सेल कांस्टेंट क्या आ गया, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, ओके। देखो अच्छा सवाल है ये, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3COONA एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl कितना दिया है, NaCl है हमारा 126.45। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl कितना दिया है, 426.16। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA कितना दिया है हमारा 91 ओम। ठीक है, ओके। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना है। ठीक है, ओके, हमें CH3COOH लिखना है तो क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला CH3COONA और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा H प्लस और CH3COO दोनों साथ में आ जाएगा, मतलब CH3COOH बन जाएगा, और Na और क्या होगा Na और Cl बाहर चला जाएगा, मतलब NaCl बाहर जा रहा। तो क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH इक्वल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA। ठीक है, इसको प्लस करना है किसके साथ, इसको HCl के साथ प्लस किया, मतलब HCl H इसमें ऐड हो जाएगा और Na और Cl बाहर चला जाएगा। तो बाहर कौन जा रहा, बाहर जा रहा NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बाहर जा रहा ना, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये दोनों बाहर चला जाएगा और ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारा का वैल्यू लिख दो। देखो CH3COON का कितना है 91 है, तो यहाँ पे 91 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस HCl का कितना दिया है 426 दिया है, 426 लिख दो, माइनस NaCl का कितना दिया है 126 लिख दो, 126 लिख दो। अब सबको ऐड कर दो तो लिख सकते हैं 426 में से 126 को माइनस करेंगे तो 0, और ये 0 ये 3 आ जाएगा, और 91 प्लस में आएगा तो 91 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 193। तो जो आंसर आ रहा 391 के आसपास में आएगा। देखो 391 मतलब 390 के आसपास में आएगा। तो निकल गया, क्या निकला, ये जो वैल्यू निकला है ये हमारा किसका वैल्यू निकला है, ये वैल्यू निकला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट क्या, इनफाइनाइट मतलब मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसी तरह सॉल्व करना होता है, पहले आपको रिएक्शन लिखना है, तो ये रिएक्शन लिख दिए, उसके बाद सारा डाटा लिख दो, डाटा जो माइनस में है माइनस कर दो, जो प्लस में है प्लस कर दो, और वैल्यू लिख दो। तो कैसे करेंगे, देखना है कि ये वाला पोर्शन किसके पास है, तो ये वाला पोर्शन इसके पास है, और H किसके पास है, H उसके पास है, तो जो जो डाटा लाना है उसको प्लस में करो, जिसको निकालना है उसको माइनस कर दो, तो इससे डायरेक्टली सवाल बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल 3 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 4। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है जिसका लेंथ क्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, और उस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो सेल कांस्टेंट लिखना है, अभी बताए थे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है L/A, मतलब लेंथ ऊपर होगा एरिया नीचे होगा। लेंथ है हमारा 3 सेंटीमीटर, एरिया है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 3/4
4 हो जाएगा क्या हमारा सेल कांस्टेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3/4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला पूछा है सेल कांस्टेंट का यूनिट बताएं। तो देखो अभी भी लिखे थे, देखो अभी यहाँ पे क्या आया था, आया है 3/4 सेंटीमीटर। नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पे पावर -1। तो वहीं पे यहाँ पे फिर से एक बार निकाल के देखो, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, लेंथ बाय एरिया। लेंथ का यूनिट क्या होगा, अगर सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, तो सेंटीमीटर पे पावर -1 हो गया हमारा सेल कांस्टेंट का यूनिट सेंटीमीटर में। अगर मीटर में लिखना हो तो लेंथ का यूनिट कितना होगा, लेंथ का यूनिट अगर मीटर में देखो तो मीटर स्क्वायर, और एरिया का सॉरी मीटर होगा और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कटेगा तो ऊपर जा क्या बनेगा, मीटर पे पावर -1। तो क्या है, सेल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पे पावर -1 लिख सकते हो या मीटर पे पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है। ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन, एक सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया है, देखो यूनिट देखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल निकालने के लिए बोल रहा है ना, दोनों को ऐड करके निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़े बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट यही लगा देना है, आंसर आ जाएगा। डिट्टो कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं लगता है। देखो अगर ध्यान से हम लोग लिखें तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी लिख के चलते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी किसका, ClCH2 COO Na, इसका कितना दिया है 224 दिया है। ठीक है, अगला है NaCl का कितना दिया है 38.2 दिया है। और नेक्स्ट क्या है HCl, नेक्स्ट है हमारा HCl, इसका दिया है 203। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ClCH2COOH। देखो तो यहां तक तो इसके पास है ना, यहां तक तो इसके पास है, बट हमें क्या निकालना है, देखो हमें H लाना है। तो H इसके साथ ऐड होगा, H इसके साथ ऐड होगा ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला दोनों ऐड करेंगे और लेमडा NaCl माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से N निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो ये दोनों माइनस होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लेमडा Cl CH2 COOH बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, लेमडा Cl CH2 COONA, ठीक है, प्लस लेमडा HCl को साथ में रखना है, मतलब ये वाला और H ऐड होगा और NaCl माइनस होगा, तो लेमडा NaCl बाहर चला जाएगा। अब सारा डाटा लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो Na के साथ कितना दिया है 224 है, 224। HCl का कितना दिया है, HCl का 203 दिया है, और NaCl का कितना है 38 है। देखो अब ऐड कर दो, 224 203 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 3 सॉरी 4 हो जाएगा, 427। 427 में से 38 को माइनस कर दो, ये हो गया 9, ये बच जाएगा कितना 1 बचेगा, 1 में से 3 गया, सॉरी 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बचेगा 3। तो कितना आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा 389, क्योंकि हम लोग पॉइंट छोड़ दिए थे, तो 389 के आसपास में आएगा। देखो 388 दिया है ना, 388.8 हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ClCH2COOH। इसका आंसर कितना आ जाएगा 388.5। ठीक है, तो डायरेक्टली ध्यान रखना है कि किसको फाइनल प्रोडक्ट में रखना है, तो जिस जिसको रखना है उसको प्लस करो, जो माइनस में जिसको नहीं रखना है उसको डायरेक्टली माइनस करो, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, 825 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा हमको दिया है, एट द नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl कितना है 0.0002765। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का रेसिस्टेंस दिया है और हमसे सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो देखो फॉर्मूला पता है, कप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, होता है ना सेल कांस्टेंट। देखो तो क्या निकालना है, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है,
तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू आर। कप्पा का वैल्यू है 0.002 ले लो सिर्फ, ठीक है 2, और आर का वैल्यू है 400, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ ये हो जाएगा 4 × 10⁻², तो ये हो गया हमारा 8 × 10⁻⁻1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.8 के आसपास में हमारा सेल कांस्टेंट आएगा। तो देखो ये वाला पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन क्या है, 0.815 दिया है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेल कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा फ्राइडेज लॉ कर लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का जितना सवाल सब कर लिए, जिसमें आता है रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सारा सवाल हो गया। अब लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट मतलब टॉपिक बचा है नस्ट इक्वेशन, उस पर 1 या 2 लेक्चर लगेगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।